हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है आपकी? बढ़िया रिवीजन चल रहा है डेली? ओके। तो हम लोग बेटा हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर कर रहे थे। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। जैसे कि हम लोग डेली मिलते हैं, वैसे भी फिर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन करनी अकेडमी एंड एजुटेक। और बेटा 12th क्लास केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारी नई नई बातें हम लोग रोज जान रहे हैं, रोज नई टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोज नई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है उनको ग्रैब करते जा रहे हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है, जहाँ पे हमने लर्न इक्वेशन पूरी कर ली, जिस ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को यूँ कहूँगी कि आज इसका थोड़ा सा जो रुख है वो बदल जाएगा। किस तरह से बदल जाएगा कि आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो रिलेटेड है विद्युत अपघटन से। क्लियर है? विद्युत अपघटन से रिलेटेड टॉपिक है और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में जहाँ हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ लिया है। दो तरह के सेल होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया है। क्लियर है बात? और विद्युत अपघटनी सेल की संरचना भी वहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी। ओके एवरीबॉडी। लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूंगी टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो सारा विद्युत अपघटन से संबंधित है। और विद्युत अपघटन के लिए जितना कि आप लोग अभी जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि हमें सेल चाहिएगा, विद्युत अपघटनी सेल जिसे कहेंगे, और सेल में हम कोई विलयन भरेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। और उस विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित करवाएंगे बैटरी के माध्यम से, और तब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इतनी बात आपको पता है। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो मूव ऑन करते हैं हमारे आज के बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे से टॉपिक पे, जिसका नाम है फैराडे के नियम। ओके, फैराडे के नियमों से हम लोग जान पहचान करेंगे कि फैराडे, माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक का, और इनका नाम जो भी आए आपको दिमाग में रखना है इस बार कि फैराडे का नाम किसके लिए लिया जाता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। जब भी फैराडे का नाम तभी विद्युत अपघटन आपको दिमाग में रखना है। ओके एवरीबॉडी। तो देखिए, फैराडे के नियमों को चर्चित करने से पहले, इनके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको क्लियर करना चाहूंगी, जिसमें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पदार्थों से संबंधित। कौन से पदार्थ बेटा? वो पदार्थ जो धारा का चालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको पता है साधारण तो पदार्थ देख सकते हैं दो तरह के, सुचालक तथा कुचालक। क्लियर है? अब कुचालक पदार्थों में आपको बहुत अच्छे से पता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, तो इन्हें हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें बात करनी है केवल चालकों से संबंधित शब्दों के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करते हैं चालक के लिए, तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे चालकों को? वे सभी पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्लियर है बात? यानी मैं ये लिख दूं शॉर्ट में कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले, स्वयं में से जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है कि चालक जो है वो बेसिकली मोटे तौर पर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? कौन कौन से दो मोटे टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं? देखिए बेटा, एक चालक होता है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे घर में जितनी भी वायरिंग की गई है वो किससे की गई है? कॉपर वायर से। क्लियर है? कॉपर वायर से। तो वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? मैं यूँ कह दूँ धात्विक। कॉपर क्या है? धातु है। तो एक प्रकार के चालक होते हैं धात्विक चालक, और दूसरे चालक जो धातु से नहीं बने हैं फिर भी धारा प्रवाहित करते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं विद्युत अपघटनी चालक। उन्हें हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी चालक। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो बेटा? वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम बात करते हैं हमारे घरों में वायरिंग की, तो वो किससे बनी हुई है? कॉपर से। कॉपर क्या है? एक धातु है, यानी एक प्रकार की जो चालक है इन्हें हम कहते हैं धात्विक चालक। और दूसरे प्रकार के चालक जिनमें कोई धातु का तार नहीं दिखलाई पड़ता लेकिन फिर भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। यानी यहाँ पे हमें विलयन लेना पड़ता है और वह विलयन क्या करता है? विद्युत धारा का चालन करता है।
क्लियर है बात? इतनी बात समझ आ रही है आपको? तो अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें हमने क्या करना है, धात्विक चालक नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि धात्विक से संबंधित ही नहीं है हमारा ये जो टॉपिक है, ये संबंधित है विलयनों से, यानी विद्युत अपघटन के लिए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए हम जिस चालक का प्रयोग करेंगे, यानी विद्युत अपघटन चालक। अब हमने विलयन लिया है जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। ध्यान रखेंगे, विद्युत अपघटन नाम है प्रक्रिया का। क्लियर है? चालक को कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। जिस विलयन को हम ले लेंगे उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो ये जो विद्युत अपघट्य बेटा, ये भी दो प्रकार से होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य हो सकते हैं और कुछ दुर्बल विद्युत अपघट्य भी हो सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, क्या मतलब है इस वर्ड का बेटा? क्यों ऐसा लिखा है मैंने? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों की एक्टिविटी में। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है? जो भी प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, यदि हम उनके विलयन से धारा प्रवाहित करते हैं तो वे अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित होते हैं, या जो पूर्ण वियोजन जिनका होता है, वे सभी विद्युत अपघट्य की कैटेगरी में आते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। यदि बात करते हैं दुर्बल की, तो बिल्कुल इसके अपोजिट आप लिखोगे। यदि हम किसी विद्युत अपघट्य को दुर्बल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में डाल रहे हैं, तो क्यों डाल रहे हैं? यानी उनका पूर्णतः वियोजन नहीं होगा, या यूं कह दे कि ये अपने विलयन में आंशिक वियोजित हो। ठीक है, आंशिक जिनका वियोजन होता है वे सभी बनते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, और जिनका पूर्ण वियोजन हो जाता है वे बनते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसमें। यदि बात करती हूँ प्रबल विद्युत अपघट्यों की, तो आप लिखेंगे इसमें प्रबल अम्ल। जितने भी प्रबल अम्ल हैं वे सभी आएंगे, आपकी सभी का विलयन किसकी श्रेणी में आएगा? उन सभी का विलयन आएगा बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में। यदि आप ले लो प्रबल क्षार, ये भी सभी की कैटेगरी में आएंगे। यदि आप बात कर रही हैं लवण की, तो लवण में देखिए, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो भी लवण होगा वो प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ जो लवण होगा वो भी प्रबल, क्यों? क्योंकि एक चीज भले ही एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। अब वीक एसिड हो लेकिन बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो भी जो लवण हमें मिलेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, प्रबल होगा, और उसका जो विलयन होगा वो भी प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आएगा। क्लियर है बात इतनी सभी के दिमाग में? आइए इधर चेक कर लीजिए। यदि हम बात कर रहे हैं दुर्बल अपघट्यों की, तो दुर्बल का क्या मतलब? वो जिनका वियोजन आंशिक रूप से होता है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। सभी दुर्बल अम्लों का जो विलयन हमें प्राप्त होता है वो हमेशा दुर्बल विद्युत अपघट्य। सभी दुर्बल क्षार भी इसी कैटेगरी में आएंगे। और साथ ही साथ यदि हम लवण की बात करते हैं, तो लवण किस प्रकार का बनेगा? वीक एसिड प्लस वीक बेस। क्लियर है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर जो लवण बनेगा वह किस कैटेगरी में आएगा बेटा? दुर्बल अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आएगा। क्लियर है? प्रबल का मतलब समझ आ गया? आएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब समझ आ गया? कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रबल पूर्ण वियोजित होने वाले, दुर्बल आंशिक वियोजित होने वाले। क्लियर है? अंडरस्टूड है सभी को? अब बेटा आप लोगों ने ये बात समझ ली कि विद्युत अपघट्य के रूप में हम कितने प्रकार के विलयनों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे अम्ल है, क्षार है, इतने सारे प्रकार के लवण होंगे इसलिए। अंडरस्टूड है ये बात? अब आपको मैं एक और नई चीज से मिलवाना चाहूंगी। छोटा सा एक और टॉपिक है जो नियम हम डिस्कस करेंगे। फैराडे के नियमों को जानने से पहले का जो टॉपिक है वो देखेंगे। आपको समझ आ रही है? सभी बातें नोट डाउन करते रहेंगे बेटा शॉर्ट में। जितनी भी बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है सभी को आप नोट डाउन करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब हमने ये पढ़ लिया कि यदि हमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करवानी है तो हमें विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा और उसमें से
विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी बैटरी के माध्यम से। इतनी बात क्लियर हो गई हमारे दिमाग में। तो बेटा अब हम लोग ये देखना चाहेंगे, यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत अपघट्य का कोई भी हमारा मनपसंद रिएक्शन हमने लिया, सेल में भर लिया, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वह विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी मैं ये कह दूं कि यदि मैंने कोई विद्युत अपघट्य लिया है, ठीक है, और विद्युत अपघट्य क्या करेगा, धारा को प्रवाह करेगा, ठीक है, धारा प्रवाह के कारण, उसमें से धारा के प्रवाह के कारण वह क्या बन जाता है, एक चालक। और इस चालक होने के कारण के गुण को मैं क्या कह सकती हूँ, इस गुण को मैं कह सकती हूँ चालकत्व। कह सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य के चालकत्व को समझने के लिए मैं क्या कह रही हूँ कि विद्युत अपघट्य धारा प्रवाहित करता है, उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, चालकत्व। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य अनेक प्रकार के होते हैं, हमने अभी देख लिया, ठीक है, प्रबल भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो अब हमें ये देखना है कि प्रबल हो या दुर्बल हो, उनका जो चालकत्व है क्या वो भी अलग अलग हो सकता है, क्या उसमें भी कोई चेंज आ सकता है। क्लियर है बात। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, विद्युत अपघट्य का जो चालकत्व है, समझ गए बात को, यानी उसका जो मेन गुण है, उस चालकत्व को कौन प्रभावित कर सकता है। ये लिख दो, कारक, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। किसके, विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें अंतर आयनी आकर्षण की। किसकी, अंतर आयनी आकर्षण। अच्छा, आयन कहाँ से आए, देखो मैंने आपको पहले भी, बहुत पहले जब हम लोगों ने विद्युत अपघट्य सेल डिस्कस किया था, तो आप लोगों को ये बात क्लियर की थी कि यहाँ पर जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं बेटा, तो जो विद्युत अपघट्य है वो अपने ही आयनों में वियोजित हो जाता है। इतनी बात पता है आप लोगों को, यानी उसके जो आयन बनेंगे, विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर जो आयन बनेंगे, वहां पर उन आयनों में और विद्युत अपघट्य जो आपने विलायक लिया है, जहाँ पे आपने विद्युत अपघट्य जल में घोला है, किसी भी चीज में घोला है, उसके विलायक के मध्य किस प्रकार की आयनिक क्रियाएं होती है। अंडरस्टूड है बात। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विलायक, एक तो हमने लेना है विलायक और किसके मध्य, विद्युत अपघट्य। विलायक और विद्युत अपघट्य के मध्य अंतर क्रियाओं की बात कर रहे हैं। जो अंतर आयनी आकर्षण है, किसके लिए लिखा गया है बेटा, विलायक और विद्युत अपघट्य के मध्य होने वाली किसी भी क्रिया के लिए लिखा गया है। अच्छा, किस प्रकार से यह प्रभावित करेगा, आप देखिए, मैंने कोई ऐसा विद्युत अपघट्य ले लिया, कोई विद्युत अपघट्य ऐसा ले लिया जो विलायक में वियोजित ही नहीं होता। समझे बात को, यानी वो उसकी किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता, कोई आकर्षण, कोई प्रतिकर्षण, कुछ नहीं है, यानी कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। तो क्रिया नहीं होगी तो वो उसमें वियोजित नहीं होगा, घुलनशील नहीं होगा, तो मेरा विद्युत अपघट्य चालकत्व प्रदर्शित करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी क्या कह सकते हैं कि यदि अंतर आयनी आकर्षण, इसके लिए विलायक और विद्युत अपघट्य का अंतर आयनी आकर्षण जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उसका चालकत्व भी उतना ही अधिक होगा। ये मैं लगा रही हूँ अपवर्ड हेडेड है, इसका मतलब क्या है, अधिक। तो अंतर आयनी आकर्षण अधिक, चालकत्व भी अधिक। समझ आ गई बात। सबसे पहला कारक ओके एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट कारक देखते हैं। इसके अलावा दूसरा कारक कौन सा हो सकता है, दूसरा कारक है आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण क्या मतलब है इस बात का, विलायकीकरण मतलब आपने क्या करना है, विद्युत अपघट्य में से जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें पता है कि आयन बनेंगे, और आयन दो प्रकार के बनेंगे, धनायन व ऋण आयन। क्लियर है। अब विलायकन का क्या मतलब है, क्यों ये बात यहाँ की गई है, पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि विलायकन का क्या मतलब है, और दूसरी बात, यदि विलायकन होता है तो चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलायकन का क्या मतलब है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई विद्युत अपघट्य ऐसा लिया होता है कि जब हम उस विद्युत अपघट्य को विलायक में मिलाते, विलायक में घोलते हैं,
तो जो आवेश बनते हैं ऋणायन और धनायन जिनका भी निर्माण होता है, वे क्या करते हैं, निर्मित जो आयन है वो विलायक की भी क्रिया कर लेते हैं। समझ आ रही है बात? जैसे आपने ले लिया NaCl, तो ये वियोजित होकर बनाएगा Na प्लस Cl माइनस। अब हमने इसको किसमें बोला, जल में, तो जल में भी तो H प्लस और OH माइनस बनता है। तो ये जो Na है ये OH से अट्रैक्ट होता है, ये जो Cl है ये H से अट्रैक्ट होता है। तो इस प्रकार से यदि हमारे विद्युत अपघट्य में निर्मित आयन जो है वो विलायक से क्रिया करते हैं, तो क्या होता है, यदि सपोज ये आयन प्लस आयन बना दिया, तो इसके ऊपर क्या होता है, विलायक की जो भी नेगेटिव आयन है वो इसके ऊपर जुड़ जाते हैं। इस तरह से इसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। अंडरस्टूड है बात? क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन हुआ और इस कारण से विलायक के अणुओं ने, विलायक के अणुओं ने क्या किया, हमारे निर्मित जो आयन थे उनको घेर लिया। घेरने के कारण क्या होगा, ये भारी हो जाएगा और इसकी जो गति है, गति क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। गति कम होगी तो क्या होगा, तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे, क्योंकि विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, जो परिभाषा है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विद्युत अपघटन में होता क्या है, चालकों का प्रवाह, विद्युत धारा के कारण आयन जो बनते हैं कि विद्युत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। अब मैं कह रही हूँ गति कम हो गई, तो गति कम हो गई मतलब चालकत्व में भी कमी आएगी। क्लियर है बात, समझ आ रही बात? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आयनों का विलायकन जितना अधिक होगा, आयनों का विलायकन जितना अधिक होगा, चालकत्व उतना ही कम हो जाएगा। ये मैंने लगा दिया डाउनवर्ड हैंडेड एरो। क्लियर है बात सभी को? आइए अगला देखते हैं। तीसरा जो कारक है वो है आपने जिस भी विलायक में विद्युत अपघट्य को बोला है उस विलायक की विस्तासिता, विलायक की विस्तासिता। मेरे ख्याल से विस्तासिता शब्द के बारे में आप जानते हैं अच्छे से कि नहीं जानते, कौन ज्यादा ध्यान है कहते, जैसे आपके पास एक कंटेनर में ऑयल है और इसमें पानी है, इसकी विस्तासिता ज्यादा होगी ऑयल की, जो ज्यादा ड्रिंक है, जिसका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, नहीं कहते। तो बेटा देखो, यदि किसी विलायक की विस्तासिता ज्यादा है और आपने उसमें विद्युत अपघट्य घोला हुआ, तो उसके आयन बनने पर भी उसके आयनों का गमन इतना तीव्र नहीं होगा। यानी हम यूं लिखिए, विस्तासिता यदि अधिक होती है तो आयनों की गति कम हो जाती है, जिसके कारण चालकत्व में भी कमी आती है। क्लियर है बात? ये तीसरा कारक है। समझ आ रही है बात सभी को? एक एक करके देखो, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगला जो कारक है वह है विलयन की सांद्रता। ठीक है, यानी आपने क्या किया, विलायक ले लिया और उसमें विद्युत अपघट्य भी मिला दिया। अब अगर आपने ज्यादा विद्युत अपघट्य मिलाया तो हम उससे ज्यादा विद्युत अपघट्य, ज्यादा सांद्रता, ज्यादा आयन। ठीक है, आयन तो ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन आयनों के बनने से विद्युत अपघटन नहीं, आयनों का गमन भी होना चाहिए। समझ रहे हो? और यदि गमन कम हो जाता है तो चालकत्व में अपने आप कमी आती है। हम लोग पिछले दो कारकों में गमन की ही रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैंने सांद्रता बढ़ा भी दी तो आयन तो अधिक बन जाएंगे, बस आयनों की गति में फिर से कमी आएगी। और यदि कमी आती है तो आपने क्या कहना है कि चालकत्व में भी कमी आ जाएगी। यानी सांद्रता, अधिक सांद्र विलयन की तुलना में जो विलयन तनु है उसका चालकत्व हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी बहुत सिंपलीफाइड सी बात है। अगला और अंतिम कारक देखेंगे ताप। कौन सा कारक देख रहे हैं हम? अगला और अंतिम ताप। यदि तापमान में बढ़ा देती, यदि मैंने तापमान बढ़ाया तो क्या होगा, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उनको ऊर्जा दे दी मैंने, ऊर्जा दे दी, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो उनकी गति बढ़ेगी। और हमें पता है कि यदि गति बढ़ गई तो चालकत्व भी बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपने 5 कारक पढ़े हैं, किससे संबंधित है कि विद्युत अपघट्य आपने जो भी लिया है, प्रबल लिया है, दुर्बल लिया है, उसकी चालकत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। अंतरायनीय आकर्षण, आयनों का विलायकन, विलायक की विस्तासिता, विलयन की सांद्रता और ताप। ये 5 कारक थे जो चालकत्व को प्रभावित करते हैं।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई है अच्छे से। विद्युत अपघटन का मतलब और प्रभावित करने वाले चालक इवन विद्युत अपघटन के जो प्रकार हैं वो भी क्लियर होने चाहिए हैं। ओके, तो आइए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के नियम। और फैराडे के नियम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें सिर्फ फैराडे के नियम कथन के अलावा फॉर्मूला और फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और 12th बोर्ड में भी फैराडे के नियम से आधारित आंशिक प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम नियम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखिए, फैराडे का फैराडे का प्रथम नियम। क्लियर है बात, आप ध्यान रखेंगे। फैराडे ने 2 नियम दिए हैं, जिसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रथम नियम। क्लियर है, ये इसी नाम से आता है प्रथम। फैराडे का प्रथम नियम बताइए, फैराडे का द्वितीय नियम बताइए। ऐसा नहीं कि फैराडे का नियम लिखा कोई भी चिपका के आ जाओ, नहीं। ध्यान से पढ़ोगे प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रथम पूछ रहा है तो सिर्फ प्रथम ही लिख के आना है। क्लियर है बात। तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, फैराडे का प्रथम नियम। और मैंने आपको बताया था जब भी फैराडे का नाम सुनोगे विद्युत अपघटन अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए। फैराडे का नाम मतलब विद्युत अपघटन। क्लियर है बात। तो देखते हैं प्रथम नियम में हमें क्या पढ़ना है। फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित कौन सी बात है। सन 1837 में फैराडे ने विद्युत रसायन से संबंधित अपने कुछ संख्यात्मक प्रेक्षणों को प्रकाशित किया। इन प्रेक्षणों को जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमने उन्हें सिंप्लीफाइड कर दिया और उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनका एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन प्रिपेयर कर दिया। उस पूरे कंक्लूजन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम है। 2 ही नियम है, एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे किए थे लेकिन हमें सिर्फ 2 ही नियम पढ़ने थे। क्लियर है बात आपको। अब एक और वर्ड मैं आपको बता दूंगी कि इन्होंने जो संख्यात्मक प्रेक्षण किए थे, मतलब फैराडे वो वैज्ञानिक था। फैराडे प्रथम वो वैज्ञानिक था जिसने विद्युत अपघटन को समझा और इससे इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जिनसे हमें कुछ संख्यात्मक रिजल्ट मिले। इससे पहले के जो भी वैज्ञानिक थे वो कोई क्लियर रिजल्ट नहीं दे पाए, कोई क्लियर कैलकुलेटिव वैल्यू जो थी वो हमारे सामने नहीं रख पाए। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम हमें पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत 2 नियम आते हैं। एक एक करके दोनों नियमों को पढ़ेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन में विद्युत आग्रह, विद्युत आग्रह मतलब इलेक्ट्रोड, पता है ना आपको, एक कैथोड एक एनोड। अब तो आप लोग जान चुके हैं, बहुत अच्छे से पहचान भी चुके हैं। और मेरे ख्याल से आपको जब भी सेल बनाएंगे तो आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि ये एनोड है ये कैथोड है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी शायद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत आग्रह इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, धारा की मात्रा की। धारा की मात्रा का अर्थ आवेश से है, न कि विद्युत धारा से। लास्ट लाइन पे आप जरूर ध्यान देंगे, विद्युत धारा का मतलब किससे लिया गया है, टोटल आवेश जो हम प्रवाहित कर रहे हैं सेल से उससे संबंधित है। तो जो पहला नियम आप पढ़ रहे हो वो किस बात में संबंध बता रहा है बेटा, जमा हुए पदार्थ। यदि हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करवाते हैं तो वहां पे कुछ पदार्थ विक्षेपित होते हैं, कुछ पदार्थ विक्षेपण मतलब जमा होते हैं, कुछ पदार्थ विसर्जित होते हैं। ठीक है, यानी उनका वो चले जाते हैं, इलेक्ट्रोड को तो निकल जाते हैं, गमन कर जाते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के पदार्थ की बात होगी, जो पदार्थ जमा हुआ। ठीक है, कितना इकट्ठा हुआ है, कितना एकत्रित हुआ है, उस पदार्थ की मात्रा कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू, मात्रा। संख्यात्मक बात बताई थी ना, ये संख्यात्मक जो पक्ष था विद्युत अपघटन का वो इन्होंने प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो कितना पदार्थ जमा हुआ है उसकी एग्जैक्ट मात्रा किसके समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती। कितना याद कर लो बता। ठीक है, कि प्रथम नियम में हमें 2 बातें पता चली है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ की मात्रा जमा होती है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। बस इतना सा दिमाग में रखना। तो जो हमने कथन पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले का रूप देते हैं। क्या बनता है, m समानुपाती q
एम क्या है, एम को हम मान लेते हैं एम जो है वो पदार्थ की मात्रा है, और ये जो मात्रा है ये ग्राम में भी हो सकती है, मिलीग्राम में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ओके, मतलब मात्रा है ये समझिए। और क्यू क्या है, आप सभी जानते हैं क्यू इज आवेश। ठीक है, तो आवेश है। और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अभी भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कौन सा नियम, ओम का नियम, ध्यान है। ओम के नियम में आपने क्यू का एक वैल्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि क्यू जो है बराबर होता है आई इंटू टी के। क्लियर है, आई इंटू टी के, ये हम जानते हैं। तो एन समानुपाती क्यू के स्थान पर मैं आई टी रख सकती हूँ। आई क्या है, आई क्या है बेटा, विद्युत धारा है कि नहीं। और टी क्या है, विद्युत धारा को हमने जितने समय के लिए प्रवाहित किया है वो समय। तो एन समानुपाती किससे हो गया, आई इंटू टी से। अब यहाँ से समानुपाती का निशान हटा के इक्वल लगाती हूँ, तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट कौन सा होगा, जेड। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एन बराबर जेड आई टी। ये जेड क्या है, ये जेड जो है वो एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो जेड क्या है यहाँ पे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। समझ आई बात। जेड यानी यू, अगर यू प्रश्न पूछ लिया जाए बेटा आपसे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो शब्द है वो फैराडे के कौन से विद्युत अपघटन के नियम में आपको प्राप्त हुआ है, जी प्रथम नियम। कैसे, एम समानुपाती क्यू, क्यू के स्थान पर आई थी, और समानुपाती हटा के इक्वल लगाया तो एक कांस्टेंट लगाया, जिसे हमने जेड से लिखा यहाँ पे। और इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्लियर होगी ये बात सभी के दिमाग में। ओके एवरीबॉडी, एक छोटी सी बात और मैं बता देती हूँ, कई बार एग्जाम में विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो इसे डिफाइन कर दो, आप इसे परिभाषित कर दो, क्या मतलब है इस जेड का। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग चेक करेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि एम बराबर है जेड आई टी। ओके एवरीबॉडी, मैं जेड को अगर इधर लिखी जाती है, ओके, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एम अपॉन आई टी, इजंट इट, एम अपॉन आई टी। यदि ये सबका मान एक आ जाता है, यानी एम जो है वो भी एक है, आई जो है वो भी 1 एम्पियर है, और टी जो है समय वो भी है 1 सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, जेड बराबर एम, जेड बराबर एम होगा कि नहीं। तो क्या कह सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम इस आधार पर इस सूत्र से परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वही मात्रा है। क्या है भाई, पदार्थ की वही मात्रा है जो विद्युत अपघट्य में से 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक, 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर विक्षेपित होती है। वही पदार्थ की मात्रा क्या बन जाती है उस समय, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक बन जाती है। क्लियर है बात। तो जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे हमने कहाँ सुना है, प्रथम नियम में। और प्रथम नियम किसके बारे में बताता है, कोई भी पदार्थ जो विक्षेपित हुआ है उस पदार्थ की मात्रा कितनी हो गई। देखो बेटा, इस फॉर्मूले से यदि मुझसे मात्रा पूछी जाती है, मुझे आई का मान पता है, समय पता है, जेड अगर मुझे दिया गया है, तो मैं उस विक्षेपित पदार्थ की व्यक्त मात्रा निकाल सकती हूँ कि नहीं। बिल्कुल इजी फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यूज आपके सामने, तो हम एम निकाल सकते हैं। यदि एम दे दिया जाए तो हम आई निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो संख्यात्मक पक्ष था वो फैराडे ने सर्वप्रथम हमारे सामने प्रस्तुत किया था। क्लियर है बात। और प्रथम नियम के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का हमें ज्ञान होता है, और वो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है आवेश के समानुपाती। बस आवेश और मात्रा, ये दो शब्द आपको याद रखनी है। मात्रा को हम एम से लिखेंगे, आवेश को हम क्यू से लिखते ही है, वो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो एम समानुपाती क्यू, एम समानुपाती क्यू के स्थान पर आई टी, यदि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं क्यू बराबर आई टी होता है। आई मतलब धारा, टी मतलब समय, आई टी। क्लियर है बात। और समानुपाती का निशान हटाया, कांस्टेंट लगाया जेड, इसे भी हमने परिभाषित कर दिया है। क्या है जेड, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके एवरीबॉडी,
और इसे परिभाषित करने के लिए आपको क्या याद रखना है, 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ की जो मात्रा निक्षेपित होती है वही क्या कहलाती है, वही मात्रा क्या बन जाएगी उसका, उस पदार्थ के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो अलग अलग पदार्थों का z अलग अलग होता है लेकिन वो फिक्स रहता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? आई होप आपको समझ आ रहा है। इससे पहले का जो टॉपिक मैंने क्लियर करवाया है, विद्युत अपघटन से संबंधित, विद्युत अपघट्य से संबंधित, उनके प्रकारों से संबंधित, वो भी क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया है, सेकंड लॉ जो है फैराडे के विद्युत अपघटन का, वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? उससे पहले आप लोग फर्स्ट लॉ को ठीक से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और मैं और न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगी। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है। इसी होप के साथ मैं गरिमा राठौड़ आप सभी की अलविदा लेती हूँ। मिलेंगे ऑन अनदर क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीबॉडी।